घर का सबसे पुराना और ठंडा कमरा। इसकी छत आज भी लकड़ी के लाल शहतीरों से बड़े करीने से सजी है। कमरे के पीछे एक और कमरा, इसमें पुराने संदूक और पेटियां बड़े बड़े गलीचों से ढकी पड़ी है। कमरे की एक दीवार में बनी अलमारी में कुछ पुराने पीतल के बर्तन जैसे किसी याद को सहेज के रखा गया हो। अन्य दीवारों पर देवी देवताओं के कुछ नए पुराने कैलेंडर। एक कोने में पुरानी हाथ से चलाई जाने वाली चक्की। कमरे के बड़े रोशनदानों में कुछ पुराने मटके। छत के बीचों बीच चलते पंखे के नीचे बड़े पायों वाली पुरानी चारपाई। ये चारपाई और इसकी मजबूती शायद उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी है हमारी बीबी की इस घर से जुड़ी यादें। सुबह होते ही वे सबसे पहले उठकर अपने पोपले मुंह को खाने लायक बनाने के लिए अपनी चारपाई के नीचे पड़े लोटे को उठाएगी। उसके भीतर भरे पानी में डूबे अपने नकली दांत इस तरह फिट करेगी जिस तरह कोई अपने जेब में पर्स रखता है। फिर कुल्ला करके दीवार में बनी एक अलमारी से रस का पैकेट निकलेगी और मेज पे कटोरी से ढके चाय के गिलास को वही पड़ी बड़ी कटोरी में डाल लेगी और उसमें रस को डुबो डुबो कर खाएंगी। चाय में आज भी मीठा कम हुआ तो ये बहू चाय देके गई है या गर्म पानी? अरे भाई, तुम लोगों को ये शुगर वूगर होता है तो क्या सारा संसार मीठा खाना बंद कर दे? वे मन ही मन कोसेंगी। अरे गुड्डू बेटा, थोड़ी चीनी देके जाना। वो पोते को आवाज लगा देगी। असल में वो सुनाना बहू को ही चाहती है। और फिर बहू खींचती सी आएगी और शक्कर का एक छोटा डिब्बा लगभग पटकते हुए उनके पास रख देगी। जितना मन हो डाल लो, हमारे डालने से तो तुम्हारा मीठा पूरा होने से रहा। बीबी बूढ़ी हैं और उनकी सारी इच्छाएं जीभ पर केंद्रित हो गई है, पर मन है कि पैसा होने के बावजूद उसे खर्च करने का हौसला नहीं देता। बीबी ऐसी ही है हमारी। उम्र लगभग 80 के पार। चलने फिरने की ज्यादा इच्छा नहीं है। बाथरूम टॉयलेट कमरे के साथ ही है, बस वहां तक दिन जितना चल दी अब है तो है। आप जितना मर्जी प्रवचन कर लीजिए, मरती मर जाएगी, पर खीसे से एक पैसा भी बड़ी कंजूसी से खर्च करेंगी। बाबा सरकारी कर्मचारी थे, उनके जाने के बाद अच्छी पेंशन पाती हैं, पर आदत अभी भी पैसा जोड़ने और कंजूसी से खर्चनी की गई नहीं। बच्चों की तरह अपने पास पड़ी विशेष खाने वाली वस्तु को किसी के साथ नहीं बांटेगी। रोटी सब्जी जो घर में बनी हो वो पेट भर गुजरा करती है। दलिया खिचड़ी की पूरी शौकीन। कब्ज की मरीज वो दूसरों के लिए थी। अरे भाई, जब कुछ आने लायक होगा तो अपने आप बाहर आ जाएगा। सारा दिन बेकार पकाने की चिंता किए रहते हो। उनके लिए कब्ज एक वहम थी। चाचा पिताजी सब समझाते, अब तुम्हारा हाजमा कमजोर पड़ गया है, सलाद दाल और फल ज्यादा खाया करो। पर वे टस से मस न हुई। उल्टे उन्हीं को सुनते हुए कहती, अपनी घरवालियों का हाजमा संभालो। हमने तो तुम सबको जो खा के पैदा किया और बाद में खाया, उसी की बदौलत अभी तक काम चल रहा है। एक ये है फल सलाद खाने वाली। बच्चे भी जने तो पेट चिरवा के झाड़ू पोछा वो इनसे बैठ के होता नहीं। अभी क्या उम्र है इनकी, और सब घुटने पकड़ के हाय हाय करती रहती हैं। इनकी उम्र में पूरा घर लीपा है मैंने गोबर और मिट्टी से पैरों के सिरहाने बैठकर। मुझे कहती है कि मेरा हाजमा कमजोर है। फिक्र मत करो, तुम्हारे ऊपर अपनी देह का बोझ नहीं पड़ने दूंगी। ईश्वर ने चाहा तो खाती पीती और चलती फिरती मरूंगी। पिछले 10 सालों में 3-4 बार उनकी तबीयत खराब हुई। लगा कि अब कुछ दिन की मेहमान है। डॉक्टर से चेकअप होता, सारे टेस्ट सही आते, शुगर बीपी सब नॉर्मल। थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिखता। 2-4 दिन दवा पानी खाकर फिर ठीक हो जाती पाती। खाने पीने की फिर वही आदतें। अच्छी तड़का लगी खिचड़ी, गुड़ की शक्कर से सरोबार गेहूं का दलिया और तली बघारी सब्जी बीबी के खान पान में फिर शामिल हो जाते। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग कहते कि जो मांगती है वही दे दो, उसके भाग का है, पूरा कर रही है। सेहत की ज्यादा चिंता मत करो। घर की सब बहुएं भुनभुनाती हुई सुनती। उन्हें भी आदत पड़ चुकी थी। बाकी कड़वा सच तो था ही। रात के खाने में अगर दाल बनती तो मुंह फूला लेती। मन मारकर रोटी के टुकड़े को डाल से जरा जरा सा छुआकर खाती। माँ चाची उनके नखरों को लेकर बड़बड़ाया करती। बीबी के नखरेबाज होने का भी कारण था। वो अक्सर बताया करती कि किस तरह उनके जब वो कुंवारी थी किस प्रकार सारे घर का काम काज संभालती थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन। भाई और पिता खेती का सारा काम संभालते। जमीन काफी थी। घर में 5 भैंसें और 2 देसी नस्ल की गाय थी। उनका दूध दुहना, संभालना, मथना आदि सब काम बीबी के जिम्मे थे। घर में दूध लस्सी घी की कोई कमी नहीं थी, पर सब पर बीबी का नियंत्रण था। चौके में चूल्हे पर रखे बड़े मिट्टी के बर्तन में दूध कड़ता रहता। खेत में जब फसल का काम होता तो चाय लस्सी सब बीबी खेत मजदूर के हाथ भेजती। 20-20 जनों की रोटियां बना पकाकर भेजना सब बीबी अपनी भाभी के साथ करवाती। उनकी माँ गठिया की मरीज थी जिस कारण उनसे ज्यादा काम न होता था। शाम मुंह अंधेरे जब भी और पिता घर लौटते तो चूल्हे पर कड़ रहे दूध में आटे से बनी सवैया पक चुकी होती।
बीबी खुद सबको बड़े कटोरों में भर भर कर खाने को देती। पास में गुड़ की शक्कर का भरा कटोरदान पड़ा होता, जिसका जितना मन होता अपनी सेवइयों में डाल लेता। उन दिनों लोग शारीरिक मेहनत ज्यादा करते थे, इसलिए मीठा खूब खाते पर किसी को शक्कर रोग नहीं होता था। बीबी कई बार भाइयों के लिए रोटियों में शक्कर और खूब सारा घी डालकर चूरी कूटती और उनके लड्डू बनाकर थाल में रख देती थी। सब भाई बांट कर खाते और बीबी की बड़ी प्रशंसा करते। भाभी को भी अपनी ननद का पता था कि खाने में दाल उसे बिल्कुल पसंद नहीं। तली बघारी सब्जियां हो, खिचड़ी, दलिया, सवैया, खीर पूड़े हो, यही बीबी की पसंद थे। 5.5 फुट से ज्यादा लंबी बीबी घर के कूड़े करकट से भरी 30-40 किलो के बड़े टोकरे को ऐसे ही थोड़ा उठाकर बाहर ढलान में फेंक आती। सारे पशुओं का गोबर खींचना, इकट्ठा करना और उसके बाहर लगी रूढ़ी पर फेंकना बड़े जोर के काम थे। बीबी सब बड़े हिम्मत से करती। ये घर कम था, हवेली ज्यादा। रहने वाले मैं, तेरे बाबा और उनकी माँ। काम तो एक आंगन और कमरे से चल जाता था, लेकिन पूरे घर को मैं झाड़ू पोछा लगा के साफ रखती। पूरे घर का फर्श गोबर और मिट्टी से लीपती। मेरे भाई ने एक बार गांव से ही मिस्त्री भेज दिया और उसके साथ खुद काम करवा के सब टूट फूट की मुरम्मत करवाई। बंटवारे के बाद जब सरकार ने घर का कब्जा दिया था तो मेरे ससुर को ये घर मिला। परिवार बड़ा था, इसलिए घर भी काफी बड़ा था। पहले इस घर में मुसलमान रहते थे। सुनते हैं जाने से पहले अपना सब दबा गड़ा अपने जान पहचान वाले पड़ोसियों को दे गए थे। हम लोग भी ऐसे ही लुट पिट कर लाहौर से इधर आए थे। तब बड़ा बुरा वक्त था। मैं भी कोई बार 13 साल की रही हूँगी, बीबी बताती, और हम बच्चों की आंखों के सामने कितने ही दृश्य जैसे साक्षात होने लगते। अच्छा, बीबी अपने घर से कोई सामान वगैरह नहीं निकला जो मुसलमान छोड़ गए थे? हमें जिज्ञासा होती जानने की। अरे कहा, 2-2 फुट चौड़ी दीवारें थी इस हवेली में। दीवार में कहीं कहीं ईंट के पीछे कोई खड्ड सी होती, उसमें मिट्टी के बर्तन निकलते या उनमें चूना भरा होता। हाँ, ये ऊपर की तरफ मेरे कमरे की दीवार में एक अलमारी जैसा रखना सा बना था। भाई ने मिस्त्री से छत की मुरम्मत करवाते समय साफ करवाया तो लोहे के बड़े बर्तन निकले थे। और बाकी मेरी सास बड़ी घुन्नी थी, सब पैसा टका कहाँ है कहाँ नहीं है वो सब खोजबीन कर चुकी थी। तेरे बाबा के लिए पूरे 5,000 उन दिनों मेरे ससुर एक बनिए के पास जमा कर गए थे। उनके मरने के बाद जब मेरी सास बनिए से पैसे मांगने गई तो वो साफ मुकर गया। कहने लगा कि पैसे तो दिए थे लेकिन सिर्फ 2,000, ये लेने हो तो जब मर्जी ले जाओ। मेरी सास ने बहुत शोर मचाया पर बनिया एक न माना और 2,000 देकर पल्ला झाड़ गया। कहते हैं कि 1 साल के भीतर ही बनिए का बना लड़का मर गया। उसकी घरवाली को वहम रहने लगा। बनिए की घरवाली ने मेरी सास के पैर पकड़े और बाकी पैसे देकर भूल चूक मानी। उस जमाने में 5,000 बड़ी रकम होती थी। उन पैसों का क्या किया होगा, कैसे खर्च किए होंगे, इस बारे में हम पूछते तो बीबी कहती, अरे मेरी सास और तेरे बाबा खाना कम खाते थे और मिठाई ज्यादा। मेरी सास के सिरहाने एक छोटी मटकी पड़ा मैंने भी देखी थी, उसमें बर्फी, खोया और जलेबियां रखा करती। दोनों माँ बेटे चाय या दूध के साथ खा पी के गुजारा करते। आस पड़ोस वाले यही बताते थे मुझे जब मैं ब्याह कर आई। बीबी की बात सुनकर पिताजी हंसने लगते। बताओ भला, हमारी दादी 5,000 की बर्फी खा गई। माँ, उन दिनों रुपए किलो तो बर्फी का रेट होगा, तुम भी क्या बात करती हो। अच्छा ये बता काका, जब तू 8 साल का था तो यहाँ आंगन वाले कुएं में अगर कोई बर्तन भांडा गिर जाता तो कैसे रस्सी के सहारे फट से उतर जाता था। आजकल ये तेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, पर है कोई जो ऐसा जोखिम वाला काम कर सके। चुबारे की सीढ़ियां चढ़ते तो इनके दम फूल जाते हैं। अरे ओहले लोगों की खुराक भी थी और काम भी बहुत थे। अब तो न ढंग का खाने को है और न कोई जोर वाला काम। बीबी की बात सुनकर सब चुप कर जाते। वैसे समय बदला तो खाने पीने के ढंग भी बदल गए। अब सारा मामला ही परहेज पर अटक गया है। ये खाओ वो न खाओ और क्या खाएं क्या न खाएं, वर्तमान समय के बड़े विमर्श हो चुके हैं। अब पिता और चाचा जी भी कब तक पेंशनर बीबी की कंजूसी से परेशान होकर फल वगैरह लाते। कई बार आदमी किसी की जिद पर खींच ही जाता है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी और खर्चे बढ़ गए थे। उन्होंने बीबी को उनकी जिद और कंजूसी के साथ ही झेलने का मन बना लिया। फिर भी कभी कभी लोग लाज से डरते फल लाकर दे देते। कब्ज के लिए लिवर टॉनिक ला रखते तो बीबी कह देती, भैया इसके पैसे ले लो, जितने भी लगे हैं, तुम लोगों का अपना बहुत खर्चा है, कहकर अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाल कर दे देती। उनकी उम्र बढ़ रही थी, शरीर का वजन बढ़ रहा था। ज्यादा चलने फिरने की अब उन्हें आदत न थी। पानी वो बहुत कम पीती। खाना खाने की बाद जो पी लिया सो पी लिया। आजकल की तरह कोई 10 या 12 गिलास पानी पीने का टारगेट बनाकर वो नहीं चलती थी। पानी भी कोई पीने वाली चीज है, ऐसे ही आदमी अपना पेट फाड़ ले। जब जरूरत हो तो पानी पियो, पानी से पेट भर लेने से थोड़ा काम चलता है, भोजन के लिए भी तो जगह बचे। बीबी के अपने तर्क थे और उनके तर्कों के सामने सबके सुझाव बेकार थे। हर महीने पेंशन का उन्हें पूरा ध्यान रहता।
पिताजी से पूछती रहती थी कि सरकार कब पैसे बढ़ाएगी। हर महीने स्कूटर के पीछे बैठकर बैंक तक जाती और अपनी पेंशन का बस तीसरा हिस्सा ही निकलवाती। जब पूरा 1 लाख हो जाए साहब उसकी एफडी करवा देना और वारिस के नाम में मेरे सब लड़कों का नाम डालना, बैंक मैनेजर से कह देती। पिताजी साथ होते उन्हें पहले पहल ये बात बुरी लगती थी कि बीबी उनसे क्यों नहीं कहती, बड़ा अविश्वास उन्हें महसूस होता। पर धीरे धीरे वो अपनी माँ के स्वभाव को समझने लगे थे, कुछ न बोलते। परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की खूब बनती है, उनमें परस्पर प्यार और लेन देन का अपना हिसाब किताब होता है। इस मामले में भी बीबी चूक गई थी। वे परिवार के बच्चों को भी त्योहार या किसी अन्य मौके पर बड़ी कंजूसी से कुछ देती। हम बच्चे भी उनके नखरों और आदतों को देखते सुनते बड़े हुए थे। इस कारण हमारे मन में भी उन्हें लेकर एक दूरी बनी रही। इनकी कंजूसी पर कई बार बहुत गुस्सा भी आता, इसलिए घर के बच्चे भी उन्हें लेकर स्वार्थी हो गए थे। मोहल्ले में जितने मर्जी फल बेचने वाले निकले, पर वो कभी नहीं खरीदेगी। इनके हिसाब से फलों के रेट अब बहुत ज्यादा है। कहीं न कहीं उनके मन में चीज़ों की कीमतें बहुत पुरानी कीमती पर ठहरी हुई हैं और वे उनके हिसाब से ही चीज़ों के महंगे सस्ते होने का मापदंड तय करती हैं। अगर कोई फल या मिठाई दे गया तो उसे लेकर उनका मोह बच्चों वाला है। फिर चाहे कोई बच्चा हो या बड़ा, उससे छुपा के रखेंगी। कई बार घर के सदस्य जानबूझकर पूछते, अब सारी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो तुम निपटा चुकी हो, तो क्यों एफडी के चक्कर में पड़ी हो, खा पी लिया करो। क्यों भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? और मेरे भी खर्चे हैं, दवा है, कोई आया गया होता है तो शगुन भी देना पड़ता है। त्योहार और कभी गांव का मेला आता है तो सब बच्चे मेरी तरफ देखने लगते हैं। अभी पोते पोतियों की शादियों में भी सोने की अंगूठियां, झुमके, कपड़ा वगैरह की जिम्मेदारी जो मेरी है, वो बिना पूरा किए कैसे काम चलेगा। पिछले साल जब बेटी के बच्चों की शादी में शगुन दिया था तो ये सब बहुएं मेरी तरफ कैसे देख रही थी। अब ये बिना लिए मानेगी और मैं तो खुद ही देने को तैयार हूं, इसीलिए जोड़ रही हूं। मैं क्यों फालतू खर्च करूं भला? और अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोगों पर क्यों भोज का खर्च पड़े? आजकल मरे पर कौन कम खर्च होता है। 4 पैसे जोड़ रही हूं तो इसीलिए कि तुम लीगों को मुसीबत न हो। बीबी सुना सुनाकर कहती। उनकी इस दूरदृष्टि पर कोई खींचता तो कोई मुस्कुराता। बाबा जब तक जिंदा रहे उन्होंने एक नया पैसा उसके हाथ पर न रखा। वे कहते, जो लेना है कह दे, बाजार चलना है साथ चले, जो कहे वही दिलवा दूंगा, पर पैसे नगद नहीं दूंगा। अब बाबा का अपना हिसाब किताब, वे भी पूरे अक्खड़ थे। जो कह दिया सो कह दिया। बीबी बताया करती है कि अपने बाप को उन्होंने अक्सर अपनी शादी एक बेहाल घर में करने के लिए कोसा। बीबी के पिता दुखी होते और कह देते कि बेटी जिसका जहां संजोग बना होता है वहीं बांध जाता है। हम तुम करने वाले कौन है, सब दाता की मर्जी। असल में एक खाते पीते घर की लड़की की शादी एक बेहाल अव्यवस्थित घर में हो जाए तो हैरानी तो होती है, पर ये पुराने जमाने के किस्से ऐसे ही थे शायद। कोई रिश्तेदार लड़का लड़की के बारे में बात करता और 1 रुपया शगुन का ले देकर बिना देखे रिश्ते हो जाया करते। विश्वास और इज्जत का बड़ा नाम था उस जमाने में। बाबा का घर बेहाल था। उनके पटवारी पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। पुरखों की बड़ी हवेली थी। पिता पटवारी थे और कईयों के पुरोहित भी, इसलिए जायदाद भी अच्छी बनाई थी। जायदाद उड़ने में भी उन्होंने उतनी ही तत्परता दिखाई। खाने पीने के शौकीन थे। पुरखों की बने जमीन ऐश परस्ती में उड़ा दी। बाबा अभी 4 साल के थे तो पिता के जाने के बाद घर अव्यवस्थित हो गया। उनकी माँ सदमे में थी, इसलिए ज्यादा काम धाम नहीं करती थी। मिठाई खाने की शौकीन थी, मिट्टी के सकोरे में छुपाकर रखती। जिन घरों के पुरोहित थे उन्होंने सब राशन पानी का इंतजाम किया। अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां थोड़ा बहुत बुहार संवार जाती। धीरे धीरे हवेली मकड़ी के जालों, धूल और गर्द से भर गई। धीरे धीरे बाबा बड़े हो गए। एक रिश्तेदार ने एक सरकारी महकमे में नौकरी लगवा दी। अब लड़का नौकर था, बड़ा घर था, चाहे बिगड़ा हुआ था, माँ आधी पागल थी। ऐसे समय में रिश्तेदारों ने सोचा कि अगर एक सुशील कन्या आ जाए तो क्या पता घर को दोबारा भाग लग जाए। बाबा का मुलाजिम होना और उनके पास बड़ी हवेली या घर होना एक बड़ी बात थी उन दिनों के लिए। इसी बात के स्तर पर बाबा के ताऊ जी ने उनका घर बसाने में मदद की। उनका रिश्ता तय हुआ और बीबी इस घर में ब्याह कराई। बीबी के आने पर बाबा थोड़ा सहज हो गए। घर में चूल्हा जला, सफाई हुई और एक व्यवस्था चल पड़ी। बीबी की सास को व्यवस्था में रहने की आदत नहीं थी और बीबी को व्यवस्था में रहने की आदत थी। यही बात दोनों के बीच अक्सर झगड़े का कारण बनती। बीबी की सास अक्सर आने जाने वालों से शिकायत करती कि जब से ये आई है मेरा लड़का मुझसे छीन लिया है। वो सुबह का चाय पानी पीकर बाहर गांव में चली जाती, यजमानों के घर घूमती रहती, वहीं चाय पानी और भोजन वगैरह खा पी लिया करती। बीबी बताती हैं कि उनकी सास जाते जाते घर के दरवाजे के बाहर चूल्हे की राख बिछा देती
ताकि अगर कोई घर से बाहर जाए या अंदर आए तो उसके पैरों के निशान राख पर छप जाएं और शाम को वो घर लौटकर झगड़े का कोई कारण ढूंढ सके, बाबा को भड़का सके। बीबी बताती है कि उन दिनों बाबा के ताऊजी 2 या 3 दिन बाद घर का चक्कर लगाते थे। घर के अंदर कभी न आते, घर के बाहर पड़ी चारपाई पर बैठ जाते और आवाज लगाकर घर का हाल चाल पूछ लेते। किसी चीज की कोई जरूरत हो तो बताने को कहते। बीबी से वो चाय या लस्सी कहकर मांग लेते थे। लस्सी में शक्कर घोल कर पीते थे। बीबी बताती है कि उन्होंने कभी ताऊजी की शक्ल नहीं देखी थी। 2 हाथ का घूंघट निकलने का रिवाज जो था। बाबा के हिस्से की जमीन पर भी ताऊ और उनके बेटे खेती करते थे और हर साल फसल में से हिस्सा दे दिया करते। एक गाय बीबी के पिताजी छोड़ गए थे। बाबा जब भी शाम को अपनी सरकारी नौकरी से लौटते, आते हुए अपनी साइकिल पर हरे चारे का गट्ठर लाद लाते। पर चारे को बारीक काटने से लेकर गाय को दुहने तक का काम बीबी करती, क्योंकि शाम को बीबी की सास भी लौट आती थी और उसके सामने अगर बाबा बीबी का हाथ भी बटाना चाहते तो वो टोक देती और कहती कि इसे खुद सारा काम करने दे, वरना लोग बाग कहेंगे कि जोरू का गुलाम बन गया है। बीबी की सास यानी हमारी परदादी एक दकियानूसी समाज की परंपरावादी बुढ़िया थी। खैर, समय बीत रहा है। हर 2 साल बाद परिवार में एक नया सदस्य आता गया। कुल 5 बच्चे हुए बीबी को, जिनमें से एक बच्चे की निमोनिया से मौत हो गई। उन दिनों इलाज के इतने अच्छे साधन या डॉक्टर नहीं थे, न ही परिवार में देखभाल करने की अक्ल। बच्चे गिरते पड़ते खुद ही संभले तो ठीक, वरना उनकी किस्मत। बच्चे पैदा करने में कोई कंजूसी न दिखाई जाती। परिवारों में ये सोच हावी थी कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही घर और खेत के कामों में सुविधा होगा, कमाने वाले ज्यादा होंगे। भरे पूरे परिवार का मतलब यही था कि रहने खाने की कोई श्रेष्ठ व्यवस्था हो या न हो, पर जब कोई पूछे कि परिवार में कितने बच्चे हैं तो आप सीना तानकर ये कह सकें कि अच्छी खासी गिनती है जी। गांवों में तो ये शायद मर्दानगी का बड़ा सबूत भी था और बच्चों को ज्यादा पढ़ने लिखने या उन पर ज्यादा खर्च करने का भी कोई प्रचलन नहीं था। गांव के हर वर्ग और जाति में यही सब चल रहा था। शिक्षा और परिवार नियोजन वाली क्रांति तो अब भी 20% लोगों पर काम कर रही है। बीबी बताती है कि बच्चों के बड़े होने से कुछ सहारा सा हो गया। अब घर अकेलापन नहीं था। बाबा भी बच्चों के प्रति अपना थोड़ा बहुत फर्ज निभाने लगे। बीबी की सास के मरने के बाद अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां भी सारी दोपहर घर के आंगन में रौनक बनाए रखती। घर का आंगन खुला डुला था, इसलिए दरी बुनने, चरखा काटने और सूत रंगने का काम इकट्ठा बैठकर किया करती। चरखे की मध्यम घू घू अनोखा सा संगीत वहां फैलाए रखता। अपने मोहल्ले की सभी लड़कियों की शादी में दी जाने वाली लगभग सभी दरियां अपने घर में बुनी गईं। हाथ खड्डी लगी होती और वो बातें करती, दरिया बुनती रहती। सिरहानों के गिलाफ, बिस्तर की सूती चादरों पर रंगीन धागों से लड़कियां सुंदर कढ़ाई करती। पहले ये सब लड़कियां एक दूसरे से देखकर या अपनी माँ से सीखती थी। ये सब लड़कियों के लिए जरूरी था। आजकल तो सब बाजार जाती है, जितना मन करे अपनी मर्जी का उठा लाती है। पहले ऐसी मौज नहीं थी। अपने कमरे की चारपाई पर बैठी वो अपने अतीत को याद करती हुई हमें बताया करती। मोटे शीशे वाले चश्मे के पीछे दिखती उनकी आंखें जैसे कई दृश्य हमारे सामने लाकर रख देती। हम अपने मोबाइल में खोए हूँ करते रहते। ये जरूरी था। अगर हम हूँ न करते तो वो बातें सुनना बंद कर देती और कहती, निकम्मो, मेरी बात का कोई हुनगारा तो तुम लोग भरते नहीं। मैं पागलों की तरह बोलती जा रही हूँ। हम माफी मांगते हुए बात सुनने की मिन्नत करते, पर फिर वो न बोलती और फिर अगले दिन बात शुरू करती। हम सब बच्चों ने बचपन से उनकी अनेकों बातें, कहानियां ऐसे ही सुनी है। इनमें हूँ करना एक अहम शर्त थी। जब हम छोटे थे तो अक्सर सोने से पहले खा पीकर बीबी के बिस्तर पर जाकर उनके साथ लेट जाते। वे कहानियां सुनाती, चिड़िया, कौआ, राजा रानी, जादूगर, परी के अनेक किस्से। बीबी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर फिर भी उनके पास पहेलियों और कहानियों का खजाना था। हम हैरान होते उनके इस संग्रह पर। जाने कहाँ से उन्होंने इतनी कहानियां जुटाई थीं। वे एक के बाद एक सुनाया करती, कभी न थकती। हम सुनते सुनते सो जाते तो कई बार वो हिलाकर पूछती, अरे तुम लोग सो गए ना, हूं ना? हाँ करते हो, जाओ अब भागो अपने बिस्तरों पर। हम इनकार करते कि नहीं सोए, ताकि कहानी चलती रहे, पर नींद हमें हरा देती। कई बार सुबह आंख खुलती तो सोचते कि हम बीबी के बिस्तर से उठकर यहाँ अपने बिस्तर पर कब आए। असल में माँ या पिताजी कई बार हमें सोने पर गोद में ही उठा लाते, या हम खुद आधी नींद में मन के साथ उठकर आते और सुबह याद न रहता। और अब हालत ऐसे है कि अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई दिन बीबी का हाल चाल भी नहीं पूछा जाता। उनके पास 2 घड़ी बैठकर उनकी बातें नहीं सुनी जाती। अब बच्चे भी अपनी आदतें बदल चुके हैं। बीबी के किस्सों की जगह अब मोबाइल गेम्स और टीवी कार्टून्स ने ले ली है। बीबी की नज़र अब धीरे धीरे कमज़ोर हो गई है, उनका शरीर कमज़ोर हो गया है।
कई बार बैठे बैठे लुढ़क जाती है। पूछो कि क्या हुआ तो कहेंगी, जाने कौन मुझे धक्का दे जाता है। उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है। पुरानी स्मृति सब याद है, नया भूल जाती हैं। मिलने कोई आएगा तो उसे बताएगी कोई और। हैरानी की बात यह है कि इस हालत में भी पेंशन, पैसे और खर्च का पूरा हिसाब अब भी सही बताती हैं। खैर, समय बीत रहा है। बीबी का शरीर लगातार कमजोर पड़ रहा है। आजकल उन्हें अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। सारा दिन पड़े पड़े वे ऊब जाती है। लगता है जैसे वे बहुत सी बातें और अनगिनत किस्से सुनाना चाहती है। कई बार जब सब घरवाले फुर्सत में उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और कोई पुरानी बात छेड़ते हैं तो वे न जाने कितनी ही नई बातें सुनाया करती हैं। नए पात्र, उनको लेकर उनका रोष, प्यार और भावनाएं, खासकर वो अपने पिता को कोसना नहीं भूलती। बहुओं को कोस भी देती है और उनकी फिक्र भी करती हैं। अपने पैसे को लेकर वे आज भी परेशान हो जाती हैं। उनकी बातों, लोप होती स्मृतियों और उनकी झुर्रियों में खोती चेतना ने सबको एक निश्चित समय के लिए तैयार कर चुकी हैं। सब बीबी को लेकर तटस्थ है। सबको कभी भी कुछ भी हो जाने की एक बेकार सी प्रतीक्षा है। सबको लग रहा था कि अब बस कुछ ही दिनों की बात है, पर बीबी ने जैसे मौत से भी कंजूसी करने का मन बना लिया था। वे हार मानने को तैयार नहीं थीं। एक दोपहर जब घर के पुराने हिस्से में मूसलाधार बारिश की आवाज गूंज रही थी, बीबी ने अचानक गुड्डू को आवाज लगाई। उनकी आवाज में आज वो पुरानी खनक थी जो अक्सर तब आती थी जब वे अपने मायके के किस्से सुनाती थीं। अरे ओ गुड्डू, जरा इधर आ तो, उन्होंने अपने कांपते हाथों से चश्मे को ठीक करते हुए कहा। गुड्डू, जो अपने फोन में डूबा था, अनमने मन से उनके पास गया। बीबी ने अपनी तकिया के नीचे से एक पुरानी मटमैली सी चाबी निकाली। ये ले, पीछे वाले कमरे में जो बड़ी पेटी है उसके दाहिने कोने में एक छोटी पोटली पड़ी होगी, नीले कपड़े वाली, वो ले आ। घर की बहुएं रसोई से झांकने लगीं। सबको लगा कि शायद आज बीबी अपना खजाना खोलने वाली हैं। गुड्डू पोटली लेकर आया। बीबी ने उसे अपने कांपते हाथों से खोला। उसमें से सोने की कोई मोहर नहीं, बल्कि मिट्टी से सनी हुई कुछ पुरानी चूड़ियां और एक पीला पड़ चुका कागज निकला। ये मेरे भाई ने दिया था मुझे। जब मैं पहली बार इस हवेली में आई थी, बीबी की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने कहा था कि जब मन बहुत भारी हो तो इसे पढ़ लेना, पर मुझे तो काला अक्षर भैंस बराबर था। मैंने इसे कभी पढ़वाया ही नहीं, इस डर से कि कहीं कोई मेरा मजाक न उड़ाए कि अनपढ़ बहन के लिए भाई ने चिट्ठी भेजी है। गुड्डू ने वह कागज खोला। उसमें बीबी के भाई ने लिखा था कि कैसे उन्हें अपनी बहन पर गर्व है कि उसने एक बेहाल घर को अपनी मेहनत से हवेली बना दिया। पत्र के अंत में लिखा था, बहन, पैसे तो सब जोड़ते हैं, पर तूने यादें जोड़ी हैं। जब तू जाएगी तो ये हवेली तेरी गवाह रहेगी। उस दिन पहली बार घर की बहुओं की आंखें नम हुईं। बीबी, जिन्हें सब अब तक सिर्फ कंजूस और जिद्दी समझते थे, उनके भीतर के उस अकेलेपन को कोई देख ही नहीं पाया था जो एक अनपढ़ लड़की ने बरसों से अपनी छाती से लगा रखा था। रात को खाने की मेज पर सन्नाटा था। माँ ने आज बीबी की पसंद की तली बघारी सब्जी बनाई थी। जब वे कमरा नंबर 1 में थाली लेकर पहुंची तो देखा कि बीबी अपनी चारपाई पर बिल्कुल शांत लेटी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। उनके हाथ में वही नीला कपड़ा और भाई का पत्र दबा हुआ था। डॉक्टर आए, जांच की और सिर हिला दिया। बीबी चली गई थीं। अंतिम संस्कार के बाद जब उनकी एफडी के कागज देखे गए तो बैंक मैनेजर भी हैरान रह गया। बीबी ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा गांव के उस पुराने स्कूल के नाम कर दिया था जहां लड़कियों को पढ़ाया जाता था। कागजों पर उनके अंगूठे के निशान के साथ एक छोटी सी शर्त लिखी थी, मेरी पोतियों और बहुओं को पढ़ने से मत रोकना। घर का वो पुराना कमरा अब खाली था। छत के लाल शहतीर आज भी वैसे ही थे, पर वो पुरानी चारपाई अब चुप थी। बहू ने जब अलमारी साफ की तो उसे पीतल के बर्तनों के पीछे शक्कर का वही डिब्बा मिला जो उसने कभी झुझलाकर बीबी के पास पटका था। डिब्बे के भीतर एक छोटा सा कागज था जिस पर बीबी ने गुड्डू से पहले ही लिखवा लिया था, बहू, चाय में मीठा तूने नहीं, तेरी थकावट ने कम किया था। ये ले, थोड़े पैसे अपने लिए कुछ गहना बनवा लेना। आज घर के बच्चे मोबाइल छोड़कर उस आंगन में बैठे थे जहां बीबी चरखा चलाती थीं। अब कोई हूँ करने वाला नहीं था, पर बीबी की कहानियां अब घर की दीवारों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थीं। बीबी के जाने की खबर ने जैसे पूरे मोहल्ले को कुछ पलों के लिए थाम दिया। वो पुरानी हवेली जो कभी बीबी की डांट और उनकी कहानियों से गूंजती थी, आज एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी। अंतिम समय में बीबी ने किसी को परेशान नहीं किया। जैसा कि वे हमेशा कहती थीं, खाती पीती और चलती फिरती मरूंगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। रात को अपनी पसंद का दलिया खाकर सोईं और सुबह जब बहू चाय लेकर पहुंची तो बीबी अपनी पसंदीदा पुरानी चारपाई पर चिरनिद्रा में लीन थीं। उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित कठोरता नहीं, बल्कि एक मासूम सी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अपना सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया हो।
अंतिम संस्कार के बाद जब घर के सभी सदस्य उनके उस ठंडे कमरे में इकट्ठा हुए तो सबकी नजरें उस अलमारी और संदूक पर टिकी थीं जिसे बीबी ने जीते जी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। पिताजी ने भारी मन से उनकी पेंशन वाली पासबुक और वो छोटा सा बटुआ निकाला जो हमेशा उनकी कमर से बंधा रहता था। बटुए को खोलते ही उसमें से कुछ पुराने सिक्के, मुड़े हुए नोट और एक मुड़ा तोड़ा कागज निकला। उस कागज पर गुड्डू की कच्ची लिखावट में कुछ नाम और उनके आगे रकम लिखी थी। बड़ी बहू के लिए सोने के झुमके, छोटी बहू के लिए माइनस बनारसी साड़ी, पोतों की पढ़ाई के लिए माइनस अलग से जमा पूंजी। पिताजी की आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस कंजूसी को पूरा घर कोसता था वो दरअसल एक माँ की दूरदृष्टि थी जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद की इच्छाओं को मार रही थी। बैंक से जब उनकी एफडी की जानकारी मिली तो पता चला कि बीबी ने अपनी पेंशन का एक एक पैसा जोड़कर एक बड़ी रकम इकट्ठा की थी, लेकिन उनकी वसीयत की आखिरी लाइन ने सबको झकझोर कर रख दिया। मेरे मरने पर फिजूल खर्ची मत करना, न कोई बड़ा भोज न कोई दिखावा, ये पैसे मेरे पोते पोतियों की शादी और पढ़ाई में लगाना। और हाँ, मेरी चारपाई के नीचे वाले लोटे में कुछ पैसे अलग से रखे हैं, उससे मोहल्ले के बच्चों को खूब सारी मिठाई खिला देना, क्योंकि मैंने अपनी सारी मिठास बचाकर रखी थी। आज हवेली का वो कमरा खाली है। लाल शहतीर आज भी वैसे ही हैं, पर वो चक्की और चारपाई अब खामोश हैं। गुड्डू अब मोबाइल कम चलाता है और अक्सर उसी आंगन में बैठता है जहां बीबी कहानियां सुनाती थीं। अब उसे किसी हूं की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बीबी की बातें अब उसकी यादों में साक्षात होती हैं। घर की बहुएं अब चाय में शक्कर डालते समय नहीं झिझकती, पर हर बार पहली चुस्की लेते ही उन्हें वो आवाज याद आती है, ये चाय देके गई है या गर्म पानी। बीबी चली गईं, पर अपनी कंजूसी के पीछे वे एक ऐसा अमीर परिवार छोड़ गईं जिसे अब समझ आ चुका था कि सहेज कर रखना सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि प्यार और परंपराओं का भी होता है।